तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची खून से लथपथ दिखाई जाती है। नाक से उसका खून बह रहा होता है और अचानक खून वापस नाक में ही जाने लगता है और कहानी का रुख पीछे की तरफ मुड़ जाता है ताकि हमें दिखाया जा सके कि उस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या था। तो ये हजारों सालों पहले की बात है, जब इस जमीन के नीचे की दुनिया में एक प्यारी सी प्रिंसेस अपने लोगों के साथ रहा करती थी। फिर एक दिन उसे जमीन से ऊपर की दुनिया के बारे में पता चला, जहाँ धूप होती है, हवा होती है और ऊपर की तरफ नीला आसमान होता है जो दिन और रात में अलग अलग रंग बदलता है। उसके दिल में ये सब चीजें देखने की ख्वाहिश आ जाती है, लेकिन कभी भी उसे ऊपर जाने की इजाजत मिलती ही नहीं। लेकिन जब उसका शौक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फैसला करती है कि वो किसी को भी बताए बगैर ऊपर जाएगी और आखिर वो अपने सभी गार्ड्स को धोखा देते हुए उन सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंची, सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराई। इस रोशनी को वो बर्दाश्त न कर सकी और उसकी आंखें अंधी हो गई, लेकिन वो फिर भी ऊपर चली गई। ऊपर दुनिया में जाने की वजह से वो जल्द ही बीमार पड़ गई और मर भी गई और फिर उसकी बॉडी को भी ऊपर कोई लेने ना आया और उसकी बॉडी वहीं गल सड़ गई। उसके डैड यानी किंग जानते थे कि उनकी बेटी मर गई है, लेकिन अभी भी वो इस उम्मीद में जिंदा थे कि एक ना एक दिन जरूर उनकी बेटी की सोल लौट कर आएगी, किसी और शक्ल में, चाहे किसी और दुनिया में, और वो अपनी दुनिया में भी लौटेगी और वो उसका आखिरी सांस तक इंतजार करेंगे। जिसके बाद अब बहुत सारी सदियां गुजर जाते हैं और हमें 1944 के वक्त में अफेलिया नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ अपने स्टेप डैड के घर जा रही थी। उसकी मॉम की प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इन्हें रास्ते में रुकना पड़ जाता है। टहलते हुए अफेलिया के पाँव से एक पत्थर टकराता है जिसके ऊपर एक आंख बनी हुई थी। अफेलिया दिखती है कि दूर एक पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बनाई गई थी जिसके ऊपर आंख नहीं थी, यानी ये पत्थर उसी मूर्ति का एक हिस्सा था। वो जाकर जैसे ही उस मूर्ति के अंदर उसकी आंख फिट करती है, उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है और अफेलिया उसे एक परी समझ लेती है। हालांकि वो ग्रास बग था। इससे पहले कि वो कुछ भी सोच पाती है, अफेलिया की मॉम उसे आवाज देकर बुला लेते हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अजीब बात है, वो कीड़ा जो अभी अभी निकला था वो अफेलिया का पीछा करने लग जाता है। जैसे ही ये लोग घर पर पहुंचते हैं तो अफेलिया देखती है वो कीड़ा पहले से ही यहाँ था। वो उसे देखने के लिए उसके करीब जाती है और वो कीड़ा अब उड़ते हुए उसे एक अजीब सी जगह पर ले जाता है। ये रास्ता एक खंडर के जैसा था। अफेलिया यहाँ पर उस कीड़े को देखने की कोशिश करती है पर वो अब गायब हो चुका था और इससे पहले कि वो इस रास्ते में और आगे बढ़ जाती, यहाँ पर मर्सिडीज नाम की एक लड़की आकर उसे आगे जाने से रोक देती है। मर्सिडीज उसे आगे जाने से वार्न करती है और बताती है कि ये लेबिरिंथ है, एक भूल भुलैया है और पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ है। जो कोई भी इसके अंदर क्या है कभी वापस नहीं आया और तुम्हें भी यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये लोग जब वापस घर की तरफ मुड़ रहे थे तो हमने देखा कि वो कीड़ा अभी भी उन पर नजर रख रहा था। घर पर हमें अफेलिया के स्टेप डैड कैप्टन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा जालिम है। इस टाइम स्पेन की सिविल वॉर का टाइम चल रहा है और कैप्टन सभी गुरिल्ला ग्रुप्स को मारना चाहते हैं जो असल में आम शहरी ही हैं और अपनी हक के लिए लड़ने के लिए वो बागी बन चुके हैं। रेबल्स के यानी बागियों के गुरिल्ला ग्रुप को मारने के चक्कर में वो अक्सर शहरियों को भी मार देते हैं, चाहे वो अपनी जान की भीख भी मांगते रहे और ये बताते भी रहे कि हम रेबल्स नहीं हैं। और अगर उनका सच कैप्टन के सामने आ भी जाए कि वो मासूम थे, कैप्टन को फिर भी बुरा नहीं लगता। पता चलता है कि कैप्टन को अफेलिया भी नहीं पसंद और वो अफेलिया की मॉम का भी खास ख्याल नहीं रखते। इस टाइम वो प्रेग्नेंट भी हैं। इस सब के बावजूद वो अफेलिया की मॉम को धमकी देते हैं कि अगर उनका बेटा पैदा नहीं हुआ तो वो उन्हें घर पर भी नहीं रहने देंगे। यहाँ हमें एक ट्विस्ट पे पता चलता है, मर्सिडीज जो कि एक मेड है वो भी असल में गुरिल्ला ग्रुप के लीडर की बहन है और यहाँ काम वो इसलिए करते हैं ताकि वो यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन गुरिल्ला ग्रुप को दे सके। यहाँ तक कि इनके डॉक्टर भी गुरिल्ला ग्रुप के साथ ही मिले हुए हैं। खैर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अफेलिया जब अपनी मॉम के पास सोने की तैयारी कर रही थी तब वो नोटिस करती है कि वो कीड़ा जो बार बार उसके पास आ रहा था वो उसके रूम में था। वो उसे गौर से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये है कौन। वो परियों की कहानियों में इतना खोई रहती थी कि उसे हर चीज परी लगती थी। वो अब अपनी परियों वाली किताब खोलती है और उस कीड़े से पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम परी हो। वो कीड़ा अब परी को देखते ही परी बन जाता है और अफेलिया को अपने साथ चलने का इशारा करता है। अफेलिया भी उसके पीछे पीछे चल देती है और अब वो परी उसे लेबिरिंथ में ले जाती है। वहां पर उसे वही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखती है जिसके जरिए हमने मूवी के स्टार्ट में प्रिंसेस को ऊपर आते हुए देखा था। अफेलिया जब डरते डरते नीचे जाती है तो उसे वहां पर एक खौफनाक सी क्रिएचर दिखाई देती है
जो अफीलिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहते हैं तुम आ गई, कितने सालों से तुम्हारा इंतजार था। अफीलिया उनकी बात समझ नहीं पा रही थी, बल्कि वो तो इस क्रिएचर से डर भी रही थी। वो क्रिएचर से कहती है तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे फॉन कहते हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। आप एक प्रिंसेस हैं, आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती, आपका ताल्लुक जमीन के नीचे की दुनिया से है और आप वहाँ के किंग की बेटी हैं। आपका नाम प्रिंसेस मूना है। अफीलिया कहती है ये सच नहीं, मेरे डैड एक टेलर थे। फॉन कहता है अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं तो घर जाकर अपने कंधे पर देखिएगा, वहाँ एक चांद का निशान होगा और इससे साबित हो जाएगा कि आप प्रिंसेस मोना ही हैं। आपके डैड ने आपको अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए बहुत से दरवाजे खोले थे और अब एक ही दरवाजा वापस बचा है और वो कुछ पहेलियां हल करने के बाद ही खुलेगा। और साथ में ये भी साबित करना होगा कि आपके अंदर जो अच्छाई थी वो इस दुनिया में आने के बावजूद भी खत्म नहीं हुई। जब आप ये सारी पहेलियां हल कर लेंगी और टास्क को पूरा कर देंगी तो आपकी दुनिया का रास्ता खुल जाएगा और वो दरवाजा तभी खुलेगा जब आप ये साबित करेंगी कि इस दुनिया में आने के बाद आपकी अच्छाई खत्म नहीं हुई। और इसके साथ साथ आपको 3 पहेलियां भी हल करनी होगी। ये सब करने के बाद आप अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगी। ये कहकर वो फौरन उसे एक किताब दे देता है जो यहाँ पर बिल्कुल खाली थी। फौरन उनसे कहता है कि जब आप बिल्कुल अकेले हो तब इस किताब को खोलिएगा। अब वो छोटी परियां अफीलिया को वापस उसके घर का रास्ता दिखाते हुए उसे घर ले आती हैं और घर आते ही अफीलिया अपने कंधे पर दिखती है। वहाँ सच में एक चांद का निशान था, यानी वो फौरन सच बोल रहा था। अब जब अफीलिया वो खाली किताब खोलती है तो अफीलिया के टच करते ही उसमें लफ्ज पैदा होने लग जाते हैं। उन लफ्जों से उसे उसका पहला टास्क पता चलता है कि उसे इस घर से कुछ दूरी पर जाना है। वहाँ एक बहुत बड़ा अंजीर का दरख्त है जिसकी जड़ के अंदर एक बहुत बड़ा मेंढक है। मेंढक के आसपास 3 मैजिकल गोल्डन कलर के बॉल्स हैं जो उसे मेंढक के पेट के अंदर डालनी है। उसके बाद मेंढक के पेट से एक गोल्डन चाबी निकलेगी जो उसे हासिल करनी होगी और ये उसका पहला टास्क था। पहले टास्क को पूरा करते ही वो मैजिकल ट्री दोबारा से हरा भरा हो जाएगा जो उस मेंढक की वजह से अब सूख रहा है। अफीलिया अब फौरन ही वहां जाती है और उसे वो ट्री मिल भी जाता है। अंदर इतने बड़े से मेंढक को देखकर एक मर्तबा वो डरती भी है, लेकिन वो यहाँ दलदल के अंदर जाकर वो 3 मैजिकल गोल्डन बॉल्स ढूंढ लेती है जिसे मेंढक के मुंह में डालना था। उन तीनों को मेंढक के मुंह में डालने के बाद एकदम से मेंढक बहुत बड़ी वॉमिट करता है और उसकी वॉमिट में से वो गोल्डन चाबी उसे मिल जाती है। इस तरह उसका पहला टास्क पूरा हो जाता है और वो खुशी से घर वापस आ जाती है। वो जब नहा रही होती है तो वो कीड़ा दोबारा उसके पास आता है और अफीलिया एक्साइटेड होकर कहती है मुझे दोबारा लिब्रिंथ में ले जाओ। लिब्रिंथ में जाकर वो फोन को वो चाबी दिखाती है तो फोन कहता है कि ये चाबी तुम्हें अपने पास ही रखनी है और साथ में वो उसे एक मैजिकल चॉक भी देता है और कहता है कि ये भी तुम्हारे काम आएगा। ये सब चीजें लेकर वो दोबारा से घर आ जाती है और आते ही उस किताब को खोलती है। जैसे ही उसे टच करती है तो अब वहाँ कुछ भी उभरने के बजाय वहाँ खून ही खून आ रहा था। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और किताब को बंद कर देती है। ठीक उसी वक्त उसे अपनी मोम के चिल्लाने की आवाज आती है। उसने जाकर देखा तो उसकी मोम की तबीयत बिगड़ चुकी थी और उन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो अब भी उस किताब को वहीं पर छोड़कर फौरन अपने डैड को बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके डैड भी उसकी मोम की तबीयत का सुनकर कोई ध्यान नहीं देते। अफीलिया बेचारी अकेली ये सब कुछ कहाँ संभाल सकती थी। अपनी मोम की बीमारी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक रात जब वो सो रही होती है तो फोन उसके पास आता है। वो गुस्सा कर रहा था कि अभी तक अफीलिया ने अगले टास्क पूरे नहीं किए। वो बताती है कि मैं अपनी मोम की तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तब फोन भी उसे बताता है वो बात तो ठीक है, लेकिन हम भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि पूरे चांद की रात आने वाली है और उसी रात को वो दरवाजा खुल पाएगा। फोन अफीलिया की मदद करने के लिए उसे एक जादुई बच्चे की तरह दिखने वाली जड़ देता है और कहता है कि हर रोज सुबह को इसके अंदर दूध डालते हुए अपने 2 खून के कतरे डाल देना और इसे अपनी मोम के बेड के नीचे रख देना। इसकी मदद से वो थोड़े ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साथ में वो अफीलिया को कुछ परियां भी देता है अगले टास्क में मदद करने के लिए, क्योंकि अगला टास्क बहुत ही मुश्किल होने वाला था। फोन बताता है कि अगले टास्क में तुम्हारा सामना किसी जानवर या इंसान से नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर से होगा। तो आज जब अपना टास्क पूरा करने के लिए जाओगी वो मॉन्स्टर तुम्हें हर हाल में मारने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें अपने आप को बचाना है। साथ ही जब तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ पर बहुत मजे मजे की खाने की चीजें रखी होंगी। तुम्हें किसी चीज की लालच में नहीं आना और बस अपने काम के पूरा करने पर ध्यान रखना है। वो उसे यहाँ पर एक और क्लास भी देता है और कहता है कि इस टाइम के खत्म होने से पहले पहले तुम वापस भी आ जाओगी। और यहाँ से ये सब कुछ बताकर चला जाता है, जिसके बाद अफीलिया वो किताब खोलती है और उसे टच करती है। उस पर दूसरा टास्क लिखा हुआ आ जाता है, जिसका पहला स्टेप ये था कि उसके पास मौजूद मैजिकल चॉक से उसे अपने घर की किसी भी दीवार पर दरवाजा बनाना था। जैसे ही वो दरवाजा बनाती है तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है किसी दूसरी दुनिया का, या कह लें कि उसी मॉन्स्टर वाली दुनिया का। अफीलिया जब उस दुनिया के अंदर जाती है तो देखती है कि एक बहुत बड़े डाइनिंग टेबल के पीछे एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है जिसका मुंह एक खाल से कवर है, नाक की जगह 2 सुराख है और मुंह की जगह भी एक कट लगा हुआ है, जबकि उसकी आंखें नहीं है। उसकी आंखें नीचे प्लेट पे पड़ी हैं। वो मॉन्स्टर इस टाइम सो रहा था। अफीलिया उसकी आंखें उठाकर देखती है
ये सब बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। अफेलिया इन सारी चीजों को चेक ही कर रही थी कि यहाँ पर मौजूद परियों ने उसे कहा कि तुम्हें ये सब नहीं देखना, तुम्हें अपना टास्क पूरा करना है। वो उसे यहाँ पर बने हुए 3 छोटे छोटे दरवाजों की तरफ लेकर जाती हैं और बताती हैं कि इनमें से एक दरवाजे में अपनी वो मेंढक वाली चाबी लगाओ। अफेलिया जैसे ही उस चाबी से उस छोटे से दरवाजे को खोलती है तो अंदर से उसे एक डैगर मिलता है, एक खंजर मिलता है जो सोने का। इन चीजों को लेकर वो यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे टेबल पर पड़ी चीजें देखकर लालच आ गया। वो फोन की वार्निंग भूल गई और उसने वहां से चीजें उठाकर खाना शुरू कर दी। ये सारी चीजें उस मॉन्स्टर की थी। मॉन्स्टर की चीजों को हाथ लगाते ही वो मॉन्स्टर जाग जाता है और अपनी आंखों को अपने हाथों में लगाकर उन हाथों को अपनी आंखों की जगह रख लेता है। मदद से अब वो अफीलिया को देख पा रहा था और अफीलिया की जान के पीछे पड़ गया था। इससे पहले कि वो अफीलिया को पकड़कर मार देता, वो छोटी छोटी परियां उस मॉन्स्टर की आंखों पर हमला कर देती हैं और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। मौका पाते ही अफीलिया यहाँ से भागती है, लेकिन देखती है कि उसका टाइम खत्म हो गया था और वो जो दरवाजा उसने खोला था वो भी खत्म हो गया है। वो मॉन्स्टर उन बेचारी छोटी छोटी परियों को मार चुका था और अब दोबारा अफीलिया की तरफ बढ़ा था उसे मारने के लिए। पर तभी अफीलिया ने दिमाग चलाया और अपनी मैजिकल शॉक से ऊपर की तरफ एक रोशनदान बनाते हुए अंदर चली गई। ये रोशनदान उसे उसके कमरे में लेकर गया था और इस तरह उसकी जान बच गई थी। टास्क तो उसने पूरा कर लिया था, लेकिन इस टास्क के दौरान 2 परियों को उसने मार दिया था। वो उदास थी। इधर आने के बाद उसने देखा था कि अब सुबह हो चुकी थी। उसने जल्दी से वो जड़ उठाई, उसमें दूध डाला, अपना खून डाला और उसे अपनी मॉम के बेड के नीचे रख दिया। उसकी मॉम को होश भी आ गया, जिसकी वजह से अफीलिया बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर अब हमें अफीलिया के स्टेप डैड को दिखाया जाता है, जो अपने जुल्म की आखिरी हदों पे आ गए थे। गाँव वालों को उन्होंने खाने पीने की चीजें और उनकी दवाइयां भी देना बंद कर दी थी, ताकि ये लोग मजबूर होकर गुरिल्ला ग्रुप्स का पता बता दें। और जब इन लोगों के पास खाना नहीं होगा तो ये लोग खाना गुरिल्ला ग्रुप्स को भी नहीं दे पाएंगे और इस तरह आधे से ज्यादा गुरिल्ला ग्रुप्स के रेबल्स यानी बागी भूख के मारे ही मर जाएंगे और इनका काम आसान हो जाएगा। ऐसे करते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं और सारे शहरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान वो गुरिल्ला ग्रुप एक बहुत ही बुरी चाल चलते हैं और यहाँ पर आने वाली एक माल गाड़ी को बॉम्ब से तबाह कर देते हैं। और अब जो इन रेबल्स ने किया था, कैप्टन इन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। उस समय जब ये लोग वापस अपने ठिकाने पर आते हैं तो आकर इन्हें एक और शौक ही लगता है कि रेबल्स इनका सारा माल गोदाम चुरा कर ले गए थे। ये वही सप्लाईज थी जो इन्होंने शहरियों की रोकी हुई थी। कैप्टन का गुस्सा डबल ट्रिपल हो जाता है और जब कैप्टन ये देखते हैं कि इस जगह का ताला तोड़ा नहीं गया बल्कि चाबी के जरिए खोला गया है, तो अब वो ये बात भी समझ आते हैं कि इन्हीं की कंपनी का कोई आदमी या फिर कोई लड़की मिली हुई है रेबल ग्रुप के साथ। उन्हें याद आता है कि इस जगह की चाबी सिर्फ मर्सिडीज के पास ही होती है, तो ये काम मर्सिडीज का ही था। उन्हें पता था कि गुरिल्ला ग्रुप वो सामान लेकर ज्यादा दूर नहीं भाग पाए होंगे, इसलिए वो अपने फौजी लेकर जंगल में चला जाता है और ये लोग गुरिल्ला ग्रुप्स के काफी करीब आ जाते हैं। ये लोग भी गुरिल्ला ग्रुप्स को मारने के लिए फायरिंग शुरू करते हैं, तो गुरिल्ला ग्रुप्स भी इनके ऊपर फायर करते हैं। इस लड़ाई में काफी सारे फौजी मारे जाते हैं तो काफी सारे रेबल्स। बस एक ही रेबल जख्मी हालत में वहां जिंदा पड़ा रह जाता है और वो कैप्टन के हाथ लग जाता है। कैप्टन उसे उठाकर अपने घर ले आता है और उसे टॉर्चर करते हुए बाकी रेबल ग्रुप्स के बारे में पूछता है, पर वो भी पक्का था, उसने भी कुछ नहीं बताया। अब कैप्टन डॉक्टर को हुक्म देता है कि इसका इलाज करो, इसे बिल्कुल ठीक कर दो ताकि हम इसे टॉर्चर कर सकें और इसके ग्रुप की प्लानिंग पूछ सकें। लेकिन डॉक्टर यहाँ उल्टा ही चलता है और उस आदमी को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है, क्योंकि वो तो खुद रेबल्स के साथ ही मिला हुआ था। अब कैप्टन को जैसे ही डॉक्टर की सच्चाई पता चलती है तो कैप्टन डॉक्टर को गोली मारकर वहीं खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें अफीलिया को दिखा जाता है, जिससे मिलने के लिए दोबारा रात को फोन आया था। फोन उससे बहुत ज्यादा नाराज था। वो कहता है कि तुम अच्छी लड़की नहीं रही, अब तुम्हारे अंदर इस दुनिया वाली लालच आ गई है और इसी लालच में तुमने उस जगह की चीजें उठाकर खाई और पता है तुम्हारी लालच का नतीजा क्या हुआ? वो परियां बेचारी मर गईं और मैं अब तुम्हें तीसरा टास्क नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी दुनिया में जाओ। हमारी दुनिया में ऐसी बेरहम और लालची प्रिंसेस की कोई जगह नहीं। इधर हमें दिखाया जाता है कि अफीलिया की मॉम की तबीयत जैसे जैसे ठीक हो रही थी, वैसे वैसे उनके साथ कैप्टन का रवैया और भी ज्यादा बुरा होता जा रहा था। कैप्टन को यहाँ तक कि अफीलिया की मॉम भी बागी लगने लगी थी और इसी शक की वजह से वो अफीलिया और उनकी मॉम का भी सारा सामान चेक करता है और उन्हें बेड के नीचे वही जादुई जड़ मिल जाती है जो अफीलिया ने रखी थी। वो ये जड़ उठाकर गुस्से में अफीलिया की मॉम के हाथ में रख देते हैं और पूछते हैं ये सब क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कैप्टन गुस्से में यहाँ से चले गए और फिर अफीलिया की मॉम ने अफीलिया से पूछा ये सब क्या है। अफीलिया कुछ भी नहीं छुपाती, वो काफी ज्यादा डर गई थी कैप्टन के रवैये से। वो सब सच बता देती है कि जिस तरह वो लेब्रिंथ में गई थी वहां उसे फोन मिला और जो जो उसने किया था वो सब बताती है कि इस जड़ की वजह से ही आप ठीक हो रही हैं। लेकिन अफीलिया की मॉम को इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं था। वो उल्टा अफीलिया पर ही गुस्सा करती है और कहती है प्लीज इन परियों की कहानियों से और किताबों से बाहर निकल आओ, ये दुनिया इन चीजों से बहुत चेंज है। ये कहकर वो अफीलिया को गले लगा लेती है और उस जड़ को आग में फेंक देती है। वो जड़ तड़पने लग जाती है और मर जाती है। जड़ के मरते ही अफीलिया की मॉम की तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है
अफीलिया की मॉम के पास एक बेटा पैदा होता है, जिसके बाद अफीलिया की मॉम मर जाती हैं। अपने मॉम के फिंगर पर अफीलिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। वो अब कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वो अब जाकर अपने रूम में लेट जाती है, जबकि यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन मर्सिडीज को पकड़ लेते हैं और ना महसूस करवाने वाले अंदाज में उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। मर्सिडीज भी समझ गई थी कि इन्हें उस पर शक हो चुका है, जल्द ही वो उसे पकड़कर मार देंगे, इसलिए वो रातों रात वहाँ से भागने का सोचती है और जाते हुए अफीलिया को वहां से ले जाने की प्लानिंग करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर अफीलिया यहाँ पर रही तो कैप्टन उसके साथ भी बहुत बुरा सलूक करेंगे। ये दोनों जब यहाँ से भागने ही वाले थे तो जंगलों में कैप्टन ने अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि अफीलिया उनके साथ थी, इसलिए कैप्टन को लगा कि अफीलिया भी उन्हीं के ग्रुप का एक पार्ट है और वो भी बागी है, इसीलिए वो अफीलिया को बहुत बुरे से ट्रीट करते हैं और एक कमरे में लॉक कर देते हैं। जिसके बाद वो आते हैं मर्सिडीज के पास। वो मर्सिडीज को टॉर्चर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मर्सिडीज अपने हाथ खोल चुकी थी एक छोटे से चाकू के जरिए। वो अब कैप्टन के ऊपर ही हमला कर देती है और यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद मर्सिडीज दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर दोबारा सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और अब की बार सोल्जर्स उसे मार ही देते, लेकिन ठीक वक्त पर जंगल में से सभी रेबल्स निकल कर आ जाते हैं और वो आते ही सभी सोल्जर्स पर हमला करके सोल्जर्स को मार देते हैं, उनके घोड़े अपने कब्जे में कर लेते हैं और इस तरह मर्सिडीज को भी बचा लेते हैं। यहीं पर अफीलिया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जहां वो फंस गई थी वहां से निकलना आसान नहीं था। अब तो उसकी मॉम भी नहीं रही थी उसके दुख सुनने के लिए। उसकी इस तरह की हालत देखते हुए फोन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और एक और मर्तबा उसके पास आता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम्हारा दुख देखकर मैं भी पिघल गया, मैं तुम्हें इसलिए एक और मौका दूंगा। इस रात के खत्म होने से पहले पहले तुम्हें अपने भाई को लेकर लैबिरिंथ आना होगा, और अगर तुमने रात के खत्म होने से पहले ये तीसरा टास्क पूरा ना किया तो तुम कभी भी अपनी दुनिया में नहीं जा पाओगी। अफीलिया कहती है कि ये कमरा हर तरफ से बंद है, मैं इस कमरे से अपने भाई के पास कैसे जाऊंगी। तो फोन उसे एक मैजिकल चौक देता है, जिसके जरिए वो अपनी मर्जी की किसी भी जगह पर जा सकती थी। वो वहाँ पर एक दरवाजा बनाती है और सोचती है कि वो अपने भाई के कमरे में जा रही है, और सच में वो उसी कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ पर अफीलिया जब अपने भाई को लेकर भाग रही थी तब कैप्टन उसे देख लेते हैं, हालांकि वो उस वक्त जख्मी भी थे। वो उसका पीछा करते हुए जब बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुरिल्ला ग्रुप ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। वो फिर भी जंग की तरफ नहीं जाते, बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए अफीलिया के पीछे पीछे लेबिरिंथ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अफीलिया लेबिरिंथ में जब एक अजीब सी दीवार के पास पहुंचती है तो अफीलिया के वहां जाते ही वो दीवार खुल से जाती है और वहां एक दरवाजा बन जाता है। अफीलिया उस दीवार के अंदर जाती है और आगे जाकर उसे फोन मिल जाता है, जबकि कैप्टन जब इस दीवार के पास पहुंचता है तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं था और अब अफीलिया उसे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इधर फोन अफीलिया को बताता है कि तुम्हें अपने भाई को जख्मी कर उसके खून की 2 बूंदें इस फर्श पर डालनी होंगी और तब तुम्हारी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। ये सुनकर अफीलिया डर जाती है और कहती है कि चाहे मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए रह जाऊं, लेकिन मैं अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, उसे दर्द नहीं दूंगी। यहाँ पर फोन उसे इंसिस्ट करता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पर अफीलिया नहीं मान रही थी। ठीक उसी दौरान यहाँ पर कैप्टन भी आ जाते हैं और उनके यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि कैप्टन फोन को नहीं देख सकते। वो अफीलिया से अपना बेटा लेते हैं, जिसके बाद अफीलिया को शूट करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बेचारी अफीलिया वहीं पर गिर जाती है। कैप्टन जब उस झाड़ियों वाली दरवाजे से बाहर निकलता है तो देखता है कि सभी रेबल्स उसे घेरे खड़े थे। अब मर्सिडीज आगे आकर उसके हाथ से उसका बेटा ले लेती है, जिसके बाद रेबल्स उसे शूट कर मार देते हैं। जब किसिंग कट होकर हमें दोबारा से अफीलिया को दिखाया जाता है, जो अब जमीन पर गिरी हुई थी और उसके नाक से खून निकल रहा था। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया। वो बिल्कुल मर रही थी और इस टाइम पर उसे एक अजीब सी आवाज आती है, जिस आवाज को वो पहचान पा रही थी। ये आवाज उससे कह रही थी, उठो मेरी बेटी, तुम अपनी दुनिया में आ गई हो। अफीलिया जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत महल के अंदर खड़ी है। ये असल में जमीन के नीचे की दुनिया थी। फाइनली वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। वो हैरान थी कि वो तीसरा टास्क पूरा किए बगैर इस दुनिया में कैसे आ गई। तो उसके डैड यानी किंग उसे बताते हैं कि तीसरा टास्क असल में तुम्हारा इम्तिहान था। हम चेक करना चाह रहे थे कि तुम्हारे दिल में उस दुनिया का जुल्म तो नहीं आ गया, इसीलिए हमने तुम्हारे भाई को जख्मी करने का तुम्हें टास्क दिया, लेकिन तुमने अपने भाई को नुकसान पहुंचाने से बेहतर अपनी जान देना समझा। इससे साबित हो गया कि तुम रहम दिल थी और इस तरह तुम्हारा टास्क पूरा हुआ और तुम अपनी दुनिया में वापस आ पाई। और अगर वो उस टाइम फोन की बात मानकर अपने भाई को नुकसान पहुंचाती थी तो वो कभी इस दुनिया में वापस ना आ पाती। अफीलिया के इस दुनिया में वापस आने की वजह से यहाँ पर जश्न शुरू हो जाता है और अफीलिया की सारी याददाश्त भी वापस आ जाती है, जबकि असल दुनिया में दिखाया जाता है कि वहाँ पर अफीलिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मर्सिडीज उस डेड बॉडी के पास बैठी हुई बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसे अफीलिया से अपनी बहन की तरह प्यार हो गया था। वो उसके मरने पर बहुत ज्यादा दुखी थी, पर वो नहीं जानती थी कि अफीलिया असल में मरी नहीं है, वो बस अपनी दुनिया में चली गई है। और इस तरह बस अफीलिया की उसकी दुनिया में जाने की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।